अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जो नेक्स्ट टॉपिक हमने पढ़ना है वो है हमारा स्लैब से रिलेटेड। और स्लैब्स में हम देखेंगे कि स्लैब्स की टाइप्स क्या होती हैं और इनको आगे डिज़ाइन किस तरह करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास स्लैब होती क्या है। स्लैब्स आपके पास जो हम बेसिकली ये आपके पास एक फ्लैट सर्फेस होती है जिससे हम यूज़फुल होती है, जो आपके पास जो आप यूज़ कर सकते हो, मतलब अपने काम के लिए या अपनी वर्किंग में इसको ऐसे लेके आ सकते हो। तो स्लैब को आप एज अ रूफ के तौर पे यूज कर सकते हो, एज अ फ्लोर के तौर पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। और फिर आगे फर्दर आपके पास जो रूफ्स के यूजेस हैं या जो स्लैब्स के यूज फ्लोर के यूज हैं वो सारे इसके अंदर आ जाते हैं। तो ये बेसिकली इनफोर्स कंक्रीट कंस्ट्रक्शन होती है जो आपके पास जो आपको फ्लैट और यूजफुल सरफेस प्रोवाइड करती है, तो उसे हम कहते हैं स्लैब। आगे फिर अब इसकी डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं। या आपके पास कंक्रीट फ्लोर स्लैब ब्रॉड भी हो सकती है, फ्लैट प्लेट भी हो सकती है। जो आपके पास यूजुअली जो है आपके पास एक मतलब फ्लैट प्लेट टाइप होती है जो आपके पास फ्लैट है जो, और ब्रॉड होती है। उसके अलावा आपके पास ये हॉरिजॉन्टल शेप में होती है मोस्टली, जिसमें टॉप और बॉटम पे पैरेलल सरफेस होती है। टॉप भी होता है, मतलब इसकी टॉप ही होगी सरफेस, बॉटम सरफेस भी होगी, दोनों सेम होते हैं। ये नहीं होता कि टॉप की लेंथ ज़्यादा हो या बॉटम की लेंथ कम हो, ये ऑलमोस्ट या नियरली सेम सेम होती है डायमेंशंस। और इसके अलावा जो उसकी सपोर्ट की जाती है स्लैब्स को, वो आपके पास रिइंफोर्स कंक्रीट बीम से इसके पास जो उसको सपोर्ट मिलती है स्लैब के ऊपर, इसको रेस्ट करती है। तो स्लैब जितनी भी होगी आपके पास वो आरसीसी बीम्स के ऊपर रेस्ट करती है। और जो उसकी कंस्ट्रक्शन होती है वो मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन होती है, मतलब सेम टाइम पे कंस्ट्रक्शन होती है। बीम्स भी आपके पास एक साथ कंस्ट्रक्शन होगी और स्लैब्स की कंस्ट्रक्शन जो होती है वो बीम्स के साथ ही होती है। जब आप स्लैब कंस्ट्रक्ट होगी उसी टाइम आपके पास बीम भी कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। ये नहीं होता कि बीम आपके पास पहले कॉलम कंस्ट्रक्ट हो जाए उसके बाद बीम कंस्ट्रक्ट हो फिर आपके पास स्लैब्स हो। तो जब भी बीम्स और स्लैब्स होंगी तो आपके पास एक साथ ही कंस्ट्रक्शन कर दिया। उसकी वजह क्या होती है कि एक आपके पास मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन होती है, अगर आपके पास उनके दरमियान जो कोई ऐप नहीं होता, ये नहीं होता कि आपके पास कोई टाइम की डिफरेंस आ जाए या उनके दरमियान कोई बॉन्ड ना बन सके। तो बॉन्ड अच्छा बनाने के लिए और उसके अलावा जो आपके पास रिन्फोर्समेंट होती है, वो बीम्स की जो रिन्फोर्समेंट होती है वो स्लैब के अंदर जा रही होती है और स्लैब में से कुछ पोर्शन जो है वो बीम्स के अंदर भी आ रही होती है। तो उससे क्या होता है कि वो मटेरियल आपका एक सिंगल एलिमेंट आपके पास है वहाँ पे यूज होता है, तो जिसकी वजह से उसके फेलियर के चांसेस कम होते हैं। तो इसलिए आप इसकी जितनी भी कंस्ट्रक्शन होती है वो क्या होती है, मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन होती है। तो बाकी फिर ये मेजनरी की भी आपके पास मतलब दीवार होंगी तो उसके ऊपर भी कंक्रीट स्लैब का आपके पास टेस्ट रही होगी। इस तरह कंक्रीट वॉल्स हैं जिन्हें हम मतलब पार्टीशन वॉल्स, एक पास आपके पास होती है पार्टीशन वॉल, दूसरे के पास होती है लोड बेरिंग वॉल। तो जो लोड बेरिंग वॉल्स है उनके ऊपर भी ये रेस्ट कर सकती है आपके पास स्लैब। इसके अलावा जो डिफरेंट स्ट्रीट स्ट्रक्चर्स मेंबर है उनके ऊपर भी रेस्ट कर सकती है, जैसे वो गर्डर है या कोई आई शेप्ड आयरन है, उनके ऊपर भी आप उसको रेस्ट करवा सकते हैं, स्टील मेंबर्स के ऊपर भी। और सम टाइम ये आपके पास कॉलम के ऊपर भी इसको डायरेक्टली रेस्ट कर सकते हैं, मतलब बीम की जरूरत ही नहीं है आप इसको स्लैब को डायरेक्ट कॉलम से सपोर्ट कर, नीचे कॉलम ऊपर आप इसकी थ्रू आउट स्लैब कंस्ट्रक्ट कर, तो उस तरह भी कर सकते हैं। या फिर आप इसको स्लैब को ग्राउंड के ऊपर भी कास्ट कर सकते हैं, जिस तरह आपके पास फाउंडेशन होती है। तो जो भी राफ्ट फाउंडेशन है वो बेसिकली क्या आपके पास एक किस्म की स्लैब ही है, तो क्या डायरेक्टली ग्राउंड पे रेस्ट कर। तो ये डिफरेंट मैकेनिज्म है जिनके ऊपर आप स्लैब को रेस्ट करवा सकते हैं। और इसी मैकेनिज्म की बेस पे हमारे पास क्या है, डिफरेंट टाइप्स हैं कि आपके पास वन वे स्लैब होगी, आपके पास टू वे स्लैब्स होंगी, इसी तरह आपके पास वन वे स्लैब्स होंगी जो आपके पास कॉलम के ऊपर स्टारी होंगी। फिर आपके पास फ्लैट प्लेट स्लैब्स होंगी। फ्लैट प्लेट्स क्या होती हैं, वो जिसमें कॉलम के ऊपर डायरेक्ट बीच में कोई बीम वगैरह नहीं होती, डायरेक्ट कॉलम के ऊपर स्टारी होती है। जैसे ये फ्लैट प्लेट स्लैब है, आपकी पास ऊपर प्लेट है, ये क्या कॉलम के ऊपर स्टारी होती है। बीच में ये क्या है, ये इसके अंदर हिडन बीम्स होती हैं जो आपके पास स्ट्रक्चर के अंदर हिडन बीम्स कहते हैं, जिन्हें मैं कह रहा था कि इन्वर्टेड टी बीम्स। तो बेसिकली क्या होती हैं, हिडन बीम्स होती हैं, वो आपकी इन केस ऑफ फ्लैट प्लेट यहाँ पे ब्रश आ रही होती है। इसी तरह फिर आपके पास जो नेक्स्ट टाइप आती है वो फ्लैट स्लैब की आ जाती है। फ्लैट स्लैब क्या होता है कि बेसिकली कुछ पोर्शन कॉलम का जो है वो इंक्रीज कर देते हैं बॉटम टॉप से जाके जहाँ पे स्लैब में रेस्ट करना होता है, जिसे हम कहते हैं कॉलम कैपिटल प्रोवाइड करना। तो जिस स्लैब के बॉटम पे या कॉलम में आपने कॉलम कैपिटल प्रोवाइड किया होगा उसको हम कहते हैं फ्लैट स्लैब। इसी तरह फिर आपके पास ग्रेड या वेफल स्लैब होती हैं जिसमें डिफरेंट आपके पास बॉक्सेस बने होते हैं, उनके अंदर आपके पास स्लैब रन कर रही होती है।
तो उसे हम कहते हैं ग्रिड स्लैब या वेफर स्लैब। आगे हम इनको डिटेल में भी देखेंगे, बड़ी बड़ी की स्लैब होती क्या है, सबके फर्क क्या है, मेन डिफरेंस क्या होता है सबके अंदर। तो जो मेन टाइप्स होती हैं वो हमारे पास होती हैं, दो टाइप्स होती हैं स्लैब्स की। एक हमारे पास हम कहते हैं वन वे स्लैब और दूसरे हमारे पास होती हैं टू वे स्लैब्स। तो बाकी जो स्लैब के अंदर स्पोर्ट्स हैं, मतलब वो ये चारों साइड पे भी रेस्ट कर सकती है, दो साइड पे भी कर सकती है, तीन पे भी कर सकती है, एक साइड पे भी रेस्ट कर सकती है। तो जो ऐसी स्लैब है जिसको सिर्फ दो अपोजिट साइड पे आपके पास रेस्ट कर रही हो, या सिर्फ दो अपोजिट साइड्स पे उसको अंदर बीम हो या उन दो साइड्स पे सपोर्टेड हो, चाहे तो कॉलम ही हो, सिर्फ दो अपोजिट साइड स्लैब की सपोर्टेड हो, उसे हम कहते हैं वन वे स्लैब। अगर ऐसी स्लैब जो चारों साइड पे रेस्ट कर रही हो, लेकिन अगर उसकी रेशियो जो है लेंथ टू विड्थ रेशियो जिसे हम कहते हैं या एस्पेक्ट रेशियो कहते हैं, वो मोर देन 2 है, तब भी उसे भी हम कहेंगे वन वे स्लैब। और वन वे स्लैब मतलब वो सिर्फ दो साइड पे रेस्ट कर रही हो तो वो वन वे स्लैब है, इररिस्पेक्टिव कि जो भी उसकी विड्थ है या लेंथ है स्लैब। लेकिन अगर स्लैब की विड्थ टू रेशियो, जब हम उसकी चेक करेंगे विड्थ टू लेंथ रेशियो डिवाइड करेंगे, अगर उसकी वैल्यू मोर देन 2 आती है तो उसको हम कहेंगे वन वे स्लैब। और वन वे स्लैब में क्या होता है, लोड्स आपका सिर्फ एक डायरेक्शन में कैरी होता है, सिर्फ एक। वन वे स्लैब सिर्फ कहते भी इसी वजह से है कि जितना भी लोड आपका कैरी होगा वो आपका ओनली वन डायरेक्शन में कैरी होगा, और वो डायरेक्शन कौन सी होती है, परपेंडिकुलर टू द स्पोर्ट्स की हमेशा ये परपेंडिकुलर कैरी होगा। जैसे आगे नेक्स्ट में फिगर भी दिखाता हूँ आपको, नेक्स्ट में आपके पास ये फिगर ए में आपके पास फिगर भी शो की हुई है, हम कहते हैं वन वे स्लैब। इसमें आपके पास ये वाली फिगर है, दो साइड से सपोर्टेड होगी स्लैब, जैसे यहाँ पे बीम है, इस साइड पे बीम है, दो साइड पे बीम है अपोजिट साइड पे, और यहाँ पे कोई बीम नहीं है, ना इस पोर्शन पे कोई बीम है और ना ही इधर दूसरे साइड पे कोई पोर्शन नहीं है। इसे हम कहेंगे दो साइड में जो सपोर्ट होगी इसे हम कहते हैं वन वे स्लैब। और लोड हमारा किसमें ट्रांसफर होगा, परपेंडिकुलर टू सपोर्ट्स। जैसे ये बीम है, इसमें सपोर्ट किया हुआ है तो लोड इसका ट्रांसफर होगा परपेंडिकुलर, मतलब एट 90 डिग्री। यहाँ पे लोड इसका इधर ट्रांसफर होगा, इसके पैरेलल ट्रांसफर होगा, इसके बाद यहाँ पे तो लोड आपका इसका इस पोर्शन में ट्रांसफर होगा, तो उसे हम कहते हैं वन वे स्लैब। और ऐसी स्लोप जो आपके पास चारों साइड से सपोर्टेड हो और उसकी विड्थ लेंथ रेशियो लेस देन 2 हो तो उसे हम कहते हैं टू वे स्लैब। अगर विड्थ टू लेंथ टू विड्थ रेशियो मोर देन 2 है तो आपके पास क्या होगी, वन वे स्लैब। अगर लेस देन 2 है तो आपके पास क्या होगी, उसकी टू वे स्लैब। और इस केस में टू वे स्लैब में लोड आपका हमेशा दोनों डायरेक्शन में कैरी होता है। जैसे ये एक साइड पे भी बीम है, दूसरे साइड पे भी बीम है, तीसरे साइड पे भी बीम है, चौथे साइड पे भी बीम है, तो उसे हम कह सकते हैं टू वे स्लैब। और उसकी मतलब, लेकिन टू वे स्लैब तब कहेंगे जब इसकी रेशियो जो है वो लेस देन 2 हो, जिसे हम कहते हैं एस्पेक्ट रेशियो, लेंथ टू विड्थ रेशियो। एक लेंथ होगी इस साइड पे स्लैब की, दूसरी साइड में क्या होगी स्लैब की विड्थ होगी। अगर ये लेंथ टू विड्थ रेशियो लेस देन 2 है तो तब आपके पास टू वे स्लैब हो। अगर ये लेंथ रेशियो कम है तो फिर आपके पास वन वे स्लैब हो। अगर बीम आपके पास सिर्फ दो साइड्स पे है तो तब भी क्या होगी, वन वे स्लैब हो। और कुछ पोर्शन में आपके पास सम केसेस में क्या होता है कि जितनी भी कंक्रीट की स्लैब्स हैं वो कॉलम के ऊपर डायरेक्टली रेस्ट कर रही होती है, जिसमें विदाउट द यूज ऑफ बीम्स और गर्डर्स, उसे हम कहते हैं फ्लैट प्लेट स्लैब्स। और ये मोस्टली हम यूज़ करते हैं जहाँ के पास आपके पास स्पैन्स बहुत ज़्यादा हो और लोड आपकी बिल्डिंग के ऊपर इतने ज़्यादा ना आ, स्पैन ज़्यादा हो लेकिन उसकी तरह बिल्डिंग पर इतना लोड एक्ट नहीं कर रहा होता, इतना लोड होता है कि कॉलम खुद उसको रजिस्ट कर सकते हैं जो भी लोड आ रहा होता है। जैसे ये फिगर डी में यहाँ पे दिखाया गया, ये फ्लैट प्लेट, ये क्या है, यहाँ पे कोई बीम नहीं है तो ना किसी एक साइड पे भी, तो जितना भी स्लैब का लोड आएगा वो डायरेक्टिंग पे आएगा, कॉलम उसके ऊपर रेस्ट आ रहा होगा। तो ऐसी स्लैब्स हम कहते हैं फ्लैट प्लेट स्लैब्स। और नेक्स्ट स्टेप होती है हमारे पास फ्लैट प्लेट कंस्ट्रक्शन, जिसमें आपके पास ये भी आपके पास क्या होता है, सिर्फ वही सेम नो बीम्स विदाउट बीम्स होती है, बीम लेस होती है, लेकिन इनमें एक्स्ट्रा क्या होता है आपके पास ड्रॉप पैनल या कॉलम कैपिटल हम प्रोवाइड कर देते हैं। क्यों ये प्रोवाइड क्यों करते हैं, क्योंकि कॉलम कैपिटल हम बेसिकली प्रोवाइड करते हैं पंचिंग शेयर को एडजस्ट करने के लिए, या इसी तरह बेंडिंग मोमेंट जो अराउंड द कॉलम आ रहा होता है, या जहाँ पे कनेक्शन होता है आपका बीम का कॉलम का और स्लैब का, वहाँ पे इस मूवमेंट को और पंचिंग शेयर को एडजस्ट करने के लिए आप करते हैं, वहाँ पे कॉलम का डाया इंक्रीज कर देते हैं, तो उसे हम कहते हैं कॉलम कैपिटल या फिर उसे हम कहते हैं ड्रॉप पैनल। और जो हम इसकी स्लैब की थिकनेस इंक्रीज करते हैं कॉलम की विस्कोसिटी में, उसे हम कहते हैं ड्रॉप पैनल। और जो कॉलम का जो साइज इंक्रीज करेंगे टॉप
स्लैब के अंदर तो उसे हम कहेंगे कॉलम कैपिटल। तो ये दो चीज़ें होती हैं, एक आपके पास फ्लैट ड्रॉप पैनल है, दूसरा आपके पास क्या है, कॉलम कैपिटल। यहाँ पे कॉलम का जब साइज इंक्रीज करेंगे तो उसे हम कहेंगे कॉलम कैपिटल। यहाँ पे हम स्लैब की थिकनेस इंक्रीज करते हैं, यहाँ पे कॉलम होता है तो इस उसे हम कहते हैं तो ड्रॉप पैन। और ये आपकी फिगर ये मैं आपको दिखा देता हूँ, इसकी आइडिया हो जाएगा आपको। ये फिगर है जैसे मैं पहले आपको दिखा रहा था, ये फिगर ही है। तो ये क्या है, यहाँ पे एंड पे आपने कुछ अपने स्लैब का जो है ये एक एक्स्ट्रा जो ऊपर स्लैब है उसके ऊपर ये आपने एक स्मॉलर पोर्शन एक्स्ट्रा स्लैब वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया, एक स्मॉल सी मतलब रेक्टेंगुलर पोर्शन जो एक्स्ट्रा क्रिएट कर देते हैं स्लैब में, जिसे हम कहते हैं ड्रॉप पैनल। और ये जो कॉलम का साइज हम इंक्रीज करते हैं इसे हम कहते हैं कॉलम कैपिटल। तो इसमें भी केस में क्या होता है, कोई साइड पे आपके पास बीम नहीं होती, ना इधर है ना इधर है, किसी एक पोर्शन पे भी कोई बीम आपके पास एक्ट नहीं कर रही होती। तो ऐसी पोर्शन को हम क्या कहते हैं, फ्लैट स्लैब। और फ्लैट प्लेट्स क्या होती हैं, जिसमें आपके पास डायरेक्टली कॉलम की ऊपर रेस्ट करता है, लेकिन आपके पास कोई कॉलम या कॉलम कैपिटल नहीं होता। तो जब भी कॉलम कैपिटल या ड्रॉप पैनल हम प्रोवाइड कर देंगे तो उसे हम कह देंगे फ्लैट स्लैब। प्लेट से किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्लैब में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा स्लैब प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास होता है लॉन्गर स्पैन के लिए हम क्या करते हैं, फॉर लॉन्ग स्पैन थिकनेस ऑफ द स्लैब रिक्वायर्ड इज इंक्रीज्ड। तो जितना स्लैब का साइज आपका बढ़ेगा, हमारे पास क्या आते हैं, हमारे पास उसका डेड वेट भी बढ़ जाएगा, क्योंकि कंक्रीट से बना होता है, कंक्रीट का अपना सेल्फ वेट होता है, तो उसकी वजह से क्या होगा, डेड लोड भी इंक्रीज कर जाएगा। तो डेड लोड को रिजिस्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए होती है, एक सॉलिड स्लैब कंस्ट्रक्शन चाहिए होती है। मतलब वो उसके अंदर आपके पास वाइड्स हम खुद उसके अंदर छोड़ते हैं, मतलब अपना जो एक्चुअल कंक्रीट का एरिया होता है उससे हम उसके अंदर सम पोर्शन ऑफ वाइड्स फॉर्म कर देते हैं। और वाइड्स हम उसमें प्रोवाइड कैसे करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ रेक्टिलिनियर, मतलब रेक्टेंगुलर शेप में हो सकते हैं आपके पास, स्क्वायर में हो सकते हैं, ट्रायंगल शेप में भी होते हैं। इसके अंदर डिफरेंट हम उसकी शेप्स बना देते हैं, उसके अंदर हम वाइड्स छोड़ देते हैं। तो थ्रू द यूज ऑफ मेटल और फाइबर ग्लास जो हम उसको इंसर्ट करते हैं, तो जिसकी वजह से हम इसे क्या कहते हैं, टू वे रिप्ड कंस्ट्रक्शन। जैसे हम वो टू वे जॉइस्ट सिस्टम, जिसमें आपके पास वुडन कंस्ट्रक्शन होती है तो उसमें क्या होते हैं, जॉइस्ट होते हैं, इसलिए कंक्रीट में जो की जाती है उन्हें हम कहते हैं टू वे रिप्ड कंस्ट्रक्शन। तो जैसे ये फिगर एफ में आपको दिखा भी देता हूँ, ये फिगर एफ है। तो ये क्या होगा, ये लॉन्गर स्पैन के लिए जब होगा तो आपको स्लैब का साइज इंक्रीज करना पड़ेगा। तो जब साइज इंक्रीज करेंगे तो उसका डेड लोड बढ़ जाता है। तो डेड लोड कम करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से कुछ पोर्शन में अंदर इसके अंदर वाइड्स छोड़ देते हैं, तो उनके अंदर हम बॉक्सेस बनाना शुरू करते हैं इस तरह। ये क्या है, ये सारे बीच में बॉक्सेस रन कर रहे होते हैं, जिस तरह ये रेक्टेंगुलर पोर्शन के अंदर वाइड्स छोड़ देते हैं स्लैब के अंदर। और इन वाइड्स में हम क्या डालते हैं, कोई हल्की चीज़ का मेटल फॉर्म या कोई फाइबर वगैरह यूज़ कर देते हैं, तो जिसकी वजह से वो वाइड खत्म हो जाती हैं और स्लैब का जो है डेड लोड भी कम हो जाता है। तो इस वजह से क्या हो जाता है, आपके पास जो आपके पास एक सॉलिड स्लैब बन जाती है, जो आपके पास रेजिस्ट करती है मूवमेंट को भी और शेयर को भी। और ये फिर ये सुटेबल हो जाती है फॉर लाइट टू मीडियम लोड्स ओवर लॉन्ग स्पैन्स। अगर ये वही है, अगर ये जॉइस्ट आप या कॉलम आप एक वाइड्स एक डायरेक्शन में के अंदर आप प्रोवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वन वे जॉइस्ट हो जाएगा। और अगर आप इसको टू में प्रोवाइड करेंगे, दोनों डायरेक्शन में कॉलम प्रोवाइड करेंगे या इसके अंदर वाइड्स छोड़ेंगे आप इसके अंदर, तो वो आपके पास क्या हो जाएगी, टू वे जॉइस्ट हो जाएगी। और टू वे जॉइस्ट आप फिर लॉन्ग स्पैन्स के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे ये है, क्या ये बिल्डिंग है, तो ये क्या है, ये फ्लैट स्लैब है, बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर क्या है, कॉलम के ऊपर रेस्ट कर रही है। इसके अंदर क्या है, सिर्फ आपके पास ये जो एक्स्ट्रा है ये क्या है, ड्रॉप पैनल है, जो आपके ये स्लैब का साइज इंक्रीज किया हुआ। दूसरा आपके पास क्या होता है, फ्लैट स्लैब। तो ये क्या होगा, स्लैब बनी होती है, उसके ऊपर ये पर्टिकुलर पोर्शन होता है स्लैब का जो एक्स्ट्रा हम वहाँ प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद ये कॉलम का डाया नीचे से कुछ कम आ रहा है, उसके ऊपर आके इंक्रीज कर देते हैं। तो ये आपके पास क्या हो जाता है, उसका फ्लैट स्लैब हो जाती है आपके पास। या जिसे हम कहते हैं फिर इसमें आप ड्रॉप प्रोवाइड करते हैं या कॉलम कैपिटल प्रोवाइड कर देते हैं। ये स्लैब है, उसके नीचे ड्रॉप पैनल है और उसके ऊपर आप नीचे कॉलम कैपिटल होता है। इस कॉलम कैपिटल को रजिस्ट करने के लिए उसकी वजह से आपको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पैनल लाजमी प्रोवाइड करना पड़ता है। तो जब भी कॉलम कैपिटल होगा वहाँ के ऊपर आपके पास ये क्या होगा, ड्रॉप पैनल लाजमी। उसके बाद में लास्ट हमने पढ़ी थी वो थी रिप्ड जॉइंट्स स्लैब। उसमें क्या है, ये कंक्रीट की स्लैब बना दी थी, उसमें ये हमने रेक्टेंगुलर पोर्शन की आपकी ओपनिंग्स छोड़ देते हैं। इसकी इसकी जो कंस्ट्रक्शन होती है उसे हम कहते हैं रिप्ड स्लैब, वेफर स्लैब या जॉइंट स्लैब।
ये डिफरेंट एक डायरेक्शन में होंगी तो वन वे जो है स्लैब हो जाएंगी, दो डायरेक्शन में होंगी तब ये दोनों डायरेक्शन में प्रोवाइड कर रहे हैं, एक में रन कर रहे हैं दूसरे में कर रहे हैं, ये क्या हो जाएगी आपके पास दोनों डायरेक्शन में रन कर रहे हैं, जिसे हम कहेंगे टू वे जस्ट हो जाएगा सिस्टम। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, लेकिन हम जो करेंगे डिज़ाइन सिर्फ वन वे और टू वे का ही करेंगे जो हम उसके अंदर डिज़ाइन कर रहे होंगे। तो आज हम करेंगे सिर्फ वन वे का डिज़ाइन और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम करेंगे फिर टू वे का डिज़ाइन। अब वन वे स्लैब डिज़ाइन में होता है कि आपके पास जितने भी लोड्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, मतलब स्लैब आपके पास जितना भी लोड ऐड करता है सिर्फ आपका स्लैब के ऊपर हमेशा यूडियल लोड आ रहा हो। स्लैब में ऐसा नहीं है कि मतलब आप कोई लोड ऐड करें वो पॉइंट लोड में कन्वर्ट ऐड करें, जितना भी पोर्शन होगा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा पूरी सरफेस के ऊपर जो भी उसका लोड आ रहा होगा, और उसकी वजह से डिफ्लेक्टेड शेप आपकी इस तरह बन जाएगी। स्लैब सेंटर से स्लैब में क्या डिफ्लेक्शन ज़्यादा आ जाएगी और जहाँ से कनेक्टेड होगी वहाँ पे उसकी फ्लैट डिफ्लेक्शन क्या होगी, कम होगी, तो इसकी डिफ्लेक्टेड शेप कुछ इस तरह सेंटर से ज़्यादा डिफ्लेक्शन है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन सेंटर में होती है, और स्पोर्ट्स पे क्या होगी उसकी मिनिमम डिफ्लेक्शन। और इसी जब उस पर लोड ऐड कर रहा होगा तो उसके अंदर स्मॉल कुछ कर्वेचर्स बनेंगे, कुछ बेंडिंग मूवमेंट्स बनेंगे, तो उसके अंदर क्या स्मॉल जो है आपके पास स्टेप्स बनना शुरू हो जाएंगे, और कुछ आपके पास शॉर्ट डायरेक्शन में होंगी बिटवीन स्पॉटेड एज, और जहाँ पे आपके पास कोई बेंडिंग नहीं है, कोई कर्वेचर नहीं है, तो उसका मतलब क्या है कि वो आपके पास लॉन्ग डायरेक्शन में और वहाँ पे पूरी साइड पे आपका मूवमेंट नहीं आएगा। स्लैब में कितने जो भी मूवमेंट आता है वो आपके पास वन वे में आता है या वन डायरेक्शन में आता है, और इसकी शेप मोस्टली अप्रॉक्सीमेटली जो है वो सिलिंड्रिकल शेप में आती है, जो उसके पास बेंडिंग आ रही है। तो स्लैब के बारे में ये कहते हैं कि बेसिकली क्या स्लैब आपके पास एक कम्बिनेशन ऑफ द बीम्स है, ये नंबर ऑफ बीम्स हैं जो कंबाइन हुई हैं स्लैब्स बनाने के लिए। जैसे अगर ये आपके पास स्लैब है, ये क्या बेसिकली आपके पास नंबर ऑफ बीम है, मतलब एक स्लैब ऐसे बीम ऐसे कनेक्टेड है, फिर दूसरी कनेक्टेड है, तीसरी बीम है, तो ये क्या है नंबर ऑफ बीम आपस में कनेक्टेड है, तो ये नंबर ऑफ बीम्स मिलकर क्या बना दिया उन्होंने, एक स्लैब बना दिया। तो अगर वही है ये वन वे स्लैब होगी तो इसमें लोडिंग किसमें मिलेगी है, शॉर्टर डायरेक्शन मिलेगी जो भी इसका मोमेंट आएगा। तो अगर वन लॉन्ग एजेस में इसका मोमेंट कोई नहीं आएगा, वहाँ पे इसकी बेंडिंग भी कोई नहीं आएगी, तो जो भी इसकी बेंडिंग आएगी वो शॉर्टर डायरेक्शन में आएगी, मतलब स्लैब अगर बेंड करेगी तो इस तरह बेंड करेगी, इस डायरेक्शन में स्लैब के अंदर कोई बेंडिंग नहीं आ रही है लॉन्गर पोर्शन। जैसे ये अगर उसको एक टैप्स की आप फिगर देखें तो ये जितनी बेंडिंग है इसकी शॉर्टर में आ रही होती है। अगर सिंगल फिर आगे आइसोलेटेड वन वे स्लैब्स भी हो सकती हैं, जैसे एक ही बिल्डिंग है, एक ही रूम है, एक ही कॉलम है, तो उसमें क्या हो जाएगी, आइसोलेटेड हो जाएगी। अगर नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, कोई स्पैन रन कर रहे हैं बीच में, जैसे आपके पास कोई बड़ा शादी हॉल है या कोई बड़ी पार्किंग लॉट है, उसके ऊपर आपने स्लैब प्रोवाइड की है, बीच में कॉलम आ रहे हैं, तो उसमें क्या हो जाएगी, फिर हम कहते हैं कंटिन्यूस वन वे स्लैब। ये स्लैब सारी क्या है, शॉर्टर डायरेक्शन में आपके पास बेंड करती है, और कुछ माइनर बेंडिंग आती है जो आपके पास लॉन्गर डायरेक्शन में आती है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये बेंड अगर किया भी है तो लॉन्गर में क्या होगा, बिल्कुल माइन्यूट बेंडिंग आएगी, माइनर बेंडिंग आएगी। तो इसलिए हमने जो स्टील डिज़ाइन किया जाता है वो सारा किया जाता है शॉर्टर डायरेक्शन में, जो हमने इसका वन वे स्लैब हमेशा शॉर्टर डायरेक्शन डिज़ाइन की जाएगी, मेन स्टील जो प्रोवाइड किया जाएगा वो भी सारा शॉर्टर डायरेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा। लॉन्गर डायरेक्शन में सिर्फ आपके पास माइनर बेंडिंग आती है, तो वहाँ पे सिर्फ क्या होगा, टेम्परेचर एंड श्रिंकेज की वजह से जो आपने मिनिमम स्टील प्रोवाइड करना है वो हम इसको लॉन्गर डायरेक्शन में प्रोवाइड करते हैं। फिर वही है कि बीम के सेंटर में आपके पास पॉजिटिव मोमेंट आ जाएगा स्लैब के सेंटर में, और जितनी भी स्पोर्ट्स होंगी वहाँ पे आपके पास नेगेटिव मोमेंट आ रहा है। जिस तरह हमारे पास स्पोर्ट्स में नेगेटिव मोमेंट आ रहा है, तो इसलिए जिस तरह जहाँ पे स्लैब आपके पास जहाँ पे कनेक्टेड होगी, चाहे वो बीम से कनेक्टेड हो चाहे वो कॉलम से कनेक्टेड हो, तो वहाँ पे जो मोमेंट आ रहा होगा वो नेगेटिव मोमेंट आ रहा होगा उसकी स्पोर्ट्स में, और वेट ऑफ द स्लैब क्या आ रहा होगा आपके पास पॉजिटिव मोमेंट आ रहा होगा। ये बात मैंने आपको पहले बता दिया कि लॉन्गर डायरेक्शन में क्या है, माइनर बेंडिंग होती है, तो माइनर बेंडिंग को रेजिस्ट करने के लिए आप टेम्परेचर एंड श्रिंकेज प्रोवाइड करते हैं। और इसको वन वे को डिज़ाइन भी मतलब डिफाइन जो किया जाता है वो भी इसी तरह किया जाता है कि द स्लैब विच रेजिस्ट मेजर लोड इन वन डायरेक्शन, तो वो स्लैब मेजर लोड के एक डायरेक्शन में रेजिस्ट करती है, उसे हम कहते हैं वन वे स्लैब। अगर सिर्फ दो स्लैब्स हैं, मतलब दो साइड पे सपोर्टेड है आपकी स्लैब, तो वो कंफर्म है वो वन वे स्लैब। लेकिन अगर चारों साइड पे आपके पास स्लैब सपोर्टेड है, उस केस में हमारे पास डाउट होता है कि वो वन वे होगी या टू वे होगी। तो उसके लिए हम चेक लगाते हैं एस्पेक्ट रेशियो का। एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है, वो या लेंथ टू विड्थ रेशियो। अगर लेंथ
टू विड्थ लगाएंगे तो वो क्या रेशियो आ जाएगी, मैंने बताया था लेस देन मोर देन 2 होगी तो आपके पास वन वे स्लैब होगी। दूसरी डायरेक्शन जो चेक किया उसी का ऑपोजिट होता है, तो जिससे आपके पास हम कहते हैं विड्थ टू लेंथ रेशियो या शॉर्टर साइड टू लॉन्गर साइड। अगर वो वैल्यू लेस देन 0.5 है तब भी आपके पास वन वे स्लैब होगा। अगर आप शॉर्टर साइड को ऊपर रखते हैं उसको लॉन्गर साइड से डिवाइड करते हैं तो जो क्राइटेरिया है वो क्या 0.5 है। अगर आप इसको अपोजिट साइड कर देते हैं, मतलब आप लॉन्गर ऊपर कर देते हैं और उसको आप शॉर्टर से डिवाइड करते हैं, उस केस में ये क्या है, इक्वलिटी का साइन चेंज होता है और ये भी जब 1/0.5 हो जाएगा तो उसको वैल्यू आ जाती है 2, इसलिए हम इसको 2 कंसीडर। तो मैंने पहले आपको कंडीशन बताई थी, इसलिए ये मोर देन 2 हो जाता है। तो अगर आप शॉर्टर साइड ऊपर रखेंगे डिनोमिनेटर में लॉन्गर साइड रखेंगे क्राइटेरिया 0.5 है। अगर आप लॉन्गर साइड जिससे हम कह रहा था लेंथ और विड्थ हमारे पास हम पता है कि लेंथ ग्रेटर वैल्यू होती है और विड्थ हमारे पास क्या होती है शॉर्टर वैल्यू। तो अगर शॉर्टर आप डिनोमिनेटर में होगी तो क्राइटेरिया क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और फिर वही है कि जो भी स्लैब है जो लेस देन 4 साइड से सपोर्टेड है उसको हम एज अ वन वे स्लैब डिजाइन कर सकते हैं। और टू वे सपोर्टेड स्लैब हमेशा आपके पास वन वे स्लैब डिजाइन होती है। और जो कैंटिलीवर स्लैब होती है आपके पास वो भी हमेशा एज अ वन वे स्लैब ही डिजाइन होती है। जितने भी कैंटिलीवर स्लैब्स हैं वो एक साइड पर कनेक्टेड होती हैं स्लैब्स, वो सारी आपको उसका एज अ वन वे स्लैब ही क्रिएट करते हैं। इसकी कुछ एग्जांपल देख लें तो जैसे आपके पास रूफिंग सिस्टम के ऊपर शेड्स होते हैं, आपने कोई मतलब खिड़की के ऊपर शेड दिया हुआ है या अपने घर के बाहर कोई शेड वगैरह प्रोवाइड किया हुआ है तो उसे हमारे क्या कहते हैं वजह कैंटिलीवर होंगे। आपने किसी एंट्रेंस के ऊपर जो आपने कोई प्रोवाइड किया है, आपके पास ब्रिजेस पे साइन बोर्ड्स होते हैं ऊपर अगर ओवर हैंगिंग एंक कर रहे हैं तो वो भी क्या होती हैं सारी कैंटिलीवर स्लैब्स। इस तरह जितने भी स्टेयर्स की स्लैब्स होंगी वो भी सारी आपकी एज अ वन स्लैब होती है। इस तरह रिटेनिंग वॉल्स जितनी भी स्लैब्स होती हैं वो भी आपके पास एज अ वन वे स्लैब होती है। फुटिंग्स बीज आपके पास जितनी भी होती हैं वो सारी वन वे ही एक्ट करती हैं। ये मैंने आपको पहले बता दिया, अगर लेस देन 4 साइड और 4 साइड पर उसे वन वे स्लैब कहेंगे। टू वे सपोर्टेड स्लोप, दो साइड पर तो हमेशा वन वे होगी। कैंटिलीवर स्लैब होगी तो वो भी हमेशा वन वे स्लैब होगी। ये जो डार्क पोर्शन है ये बेसिकली क्या शो कर रहा है, यहाँ पे शो कर रहा है यहाँ पे सपोर्ट है, दोनों साइड पे सपोर्ट है तो आपके पास क्या होगी वन वे स्लैब है। और ये सपोर्ट आपकी लॉन्गर डायरेक्शन में भी हो सकती है, शॉर्टर डायरेक्शन में भी हो सकती है। सिर्फ एक ही इसके क्राइटेरिया क्या है कि अपोजिट साइड्स पे होना चाहिए। ये नहीं है कि एक साइड पे यहाँ पे सपोर्टेड हो और दूसरी आपकी इस साइड पे सपोर्टेड हो। मान तो ये भी दो साइड जाएंगे, एक लॉन्गर और एक शॉर्टर हो, लेकिन इस केस में वो वन वे स्लैब नहीं हो, वो टू वे में चली जाएगी। अगर दो अपोजिट साइड हैं इररिस्पेक्टिव के वो लॉन्गर डायरेक्शन में है या फिर आपके पास शॉर्टर डायरेक्शन में, तो आपके पास क्या होगी वन वे स्लैब। इस तरह अगर कैंटिलीवर है तो वो भी क्या होगी वन वे स्लैब, चारों साइड पे सपोर्टेड है और उसकी एस्पेक्ट रेशियो मोर देन 2 है तो वो भी क्या हो जाएगी आपके पास वन वे स्लैब। और फिर मैंने आपको वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसको हम एज अ रेक्टेंगल डिज़ाइन करने के लिए जो हम इसको यूज़ करते हैं वो कहते हैं कि यूनिट स्ट्रिप कंसीडर करते हैं पूरी बीम को यूज़ करने के लिए। तो उसको हम क्या करते हैं अपन एज अ रेक्टेंगुलर बीम कंसीडर करते हैं, जिसका जिम करते हैं कि उसकी यूनिट विड्थ है। यूनिट विड्थ का मतलब उसकी 1 फीट की विड्थ है, जो उसकी मतलब स्लैब की जो बीम है नंबर ऑफ बीम है 1 फीट है या उसको 12 इंचेस कहते हैं। और उसकी डेप्थ कितनी है जो इक्वल टू थिकनेस ऑफ द स्लैब है। और स्पैन लेंथ इक्वल है आपके पास डिस्टेंस बिटवीन टू सपोर्टेड है। ये वैल्यू यूज करके हम उसको डिजाइन करते हैं एज ए बीम के तौर पर एंड देन सबको सम अप कर देते हैं, हमारे पास क्या हो जाती है स्लैब डिजाइन हो जाती है। और फिर जो स्टेप होती है वो कैन बी एनालाइज्ड लाइक रेक्टेंगुलर बीम्स बेंडिंग मोमेंट्स कंपेयर्ड कंप्यूटेड फॉर स्ट्रिप ऑफ यूनिट विड्थ और लोड पर यूनिट एरिया ऑन द स्लैब बिकम्स द लोड पर यूनिट लेंथ ऑन द स्लैब स्ट्रिप। वही मतलब पर यूनिट एरिया जो आपका बीम के ऊपर लोड आ रहा है वही आपका स्लैब की स्ट्रिप के ऊपर आ रहा होगा उसका। और जो भी आपके पास मेन रिइंफोर्समेंट आपने प्रोवाइड करनी है वो हमेशा आपने एट राइट एंगल्स प्रोवाइड करनी है टू सपोर्टेड बीम्स। मतलब बीम्स की जितनी भी पहले बता दें परपेंडिकुलर आपने इसकी रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करनी है स्लैब्स सपोर्ट्स के ऊपर। तो ये वही है राइट एंगल्स क्या देंगे आप परपेंडिकुलर स्लैब। और डायरेक्शन और दूसरी लफ्ज़ में है कि दूसरी डायरेक्शन में जो आपके पास पैरेलल टू द सपोर्ट्स है वहाँ पे आपने टेम्परेचर और श्रिंक रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करनी है। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि ये क्या आपके पास एक सेट है जो कि नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर बीम्स लेड साइड बाय साइड है। तो नंबर ऑफ बीम्स हैं जो लेड साइड बाय साइड हुई है और उससे मिलकर जो हमारे पास जो बनती है रिजल्टेंट पोर्शन आता है उसे हम कहते हैं।
अब स्लैब को डिज़ाइन करने के लिए हमारे पास जो डिफरेंट कोड्स होते हैं वो मैंने यहाँ पे उसके रेफरेंस तो दे दिया, लेकिन आप उस कोड को डिटेल कोड अपने टाइम पे कर लेना है। इफेक्टिव स्पैन लेंथ हमारे पास कितनी होनी चाहिए वो हमारे पास गिवन है इसी कोड 8.9 में। अपने मिनिमम डेप्थ ऑफ स्लैब कितनी रखनी है वो आपके पास टेबल 9.5 ए से मिल जाएगी, उसकी वैल्यू क्या रखनी है मिनिमम। उसका अपने कंक्रीट कवर कितना रखना चाहिए वो आपका 7.71 से आपको मिल जाएगा। और मोस्टली जो कवर स्लैब के लिए रखा जाता है वो 0.75 इंच होता है या 3/4 इंच यूज किया जाता है। लेकिन सम कंडीशन में और सम लोकेशन में ऑन द बेसिस ऑफ स्पोर्ट्स ये कवर चेंज भी होता है। जैसे फाउंडेशन के लिए स्लैब है तो उसका कवर डिफरेंट होगा, रूफ के लिए स्लैब है तो उसका कवर डिफरेंट हो जाएगा। अगर वहाँ पे तो पूरी एक्सपोज है सरफेस है तो उसके लिए कवर डिफरेंस हो जाएगा। वो कोड की वैल्यू कहाँ से पता चल जाएगी उस कवर की वैल्यू वो 7.71 से पता चल जाएगी। इसके अलावा हमने बार बार यूज हो रहा था टर्म एक टेम्परेचर एंड शेंकन रिइंफोर्समेंट, वो आपने कितनी प्रोवाइड करनी है वो आपको मिल जाएगी ACI 7.12.1 से और 2 से। और इस कोड के मुताबिक वो कहता है कि जो मैक्सिमम स्पेसिंग आपने रखनी है वो अपने कितनी रखनी है 5 टाइम्स ऑफ एच और 18 इंच से ग्रेटर नहीं होनी चाहिए। दो बार के दरमियान डिफरेंस 18 इंच से भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 5 टाइम्स ऑफ दी थिकनेस ऑफ स्लैब से भी ग्रेटर नहीं होना चाहिए। और मिनिमम जो रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करनी है वो आपको 10.4 से पता चल जाएगी। और उसमें क्या लिखा हुआ है तो इस कोड के अंदर कि आपके पास जो मिनिमम रिइंफोर्समेंट आपने रखनी है वो 18 इंच से कम नहीं होनी चाहिए, या जो स्पेसिंग है मिनिमम या 3 टाइम्स ऑफ थिकनेस ऑफ द स्लैब से कम नहीं होनी चाहिए। इस दरमियान जो अपनी स्पेसिंग रखनी है स्लैब्स के अंदर। टेम्परेचर के लिए 5H है और जो मेन इन्फोर्समेंट है या मिनिमम फ्लेजर इन्फोर्समेंट है उसके लिए 3 टाइम्स ऑफ H है। और बेंडिंग मोमेंट जो बीम के अंदर आता है उसके जो कोफिशिएंट्स आते हैं, मतलब एक सपोर्ट कंटिन्यूस स्लैब है कैंटिलीवर स्लैब है उसके डिफरेंट बेंडिंग मोमेंट के कोफिशिएंट्स के फार्मूलाज आपको सारे इस ACI कोड 8.3 में अवेलेबल है। ये आपके पास ACI 8.3 है, इसमें लिखा हुआ है कि बेंडिंग मोमेंट के कोफिशिएंट्स क्या होने चाहिए। जैसे पॉजिटिव मोमेंट और नेगेटिव मोमेंट दो आपके पास स्लैब में आते हैं। अगर पॉजिटिव मोमेंट में एंड स्पैन आपके पास डिसकंटिन्यूअस है, मतलब एंड्स वहाँ पे बीम खत्म हो जाती है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है। और अनरिस्ट्रेंड है, अनरिस्ट्रेंड का मतलब वहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है, ना कोई बीम है ना कॉलम है, जिसका मतलब ये कैंटिलीवर स्लैब है। तो उस केस में वहाँ पे मोमेंट क्या होगा WL²/11। अगर वहाँ पे डिसकंटिन्यूअस सैंड है लेकिन वहाँ पे सपोर्ट है तो उस केस में मोमेंट क्या हो जाएगा WL²/14। और अगर ये इंटीरियर स्पैन है मतलब एंड स्पैन नहीं है, स्लैब वहाँ पे खत्म नहीं हो रही, तो उस केस में क्या हो जाएगा WL²/16 हो जाएगा। इसी तरह नेगेटिव मोमेंट के लिए ये अपने फार्मूले हैं। अगर दो स्लैब दो स्पैन है तो उसके लिए WL²/9 है, अगर मोर देन 2 है तो उसके लिए फार्मूला क्या है WL²/10। ये आपके पास फर्स्ट इंटीरियर सपोर्ट पे है, ये एक्सटीरियर फेज पे है जिसे हम कहते हैं एक्सटीरियर फेज। और इंटीरियर में फेजेस में जितनी भी सपोर्ट्स आ रही हैं उसके लिए जो फार्मूला है वो है WL²/11। और फिर ये आगे डिफरेंट उसके फार्मूले हैं एट ऑल सपोर्ट्स फॉर स्लैब्स। अगर स्लैब का स्पैन मोर देन 10 फीट एक्सीड कर जाता है तो उस केस में ये फार्मूला है। और जितने भी इंटीरियर सपोर्ट्स हैं यहाँ पे आपके पास स्टैंड पे कोई बीम आ रही है तो उसके ये फार्मूला WL²/14। अगर सपोर्ट वहाँ पे कॉलम है बीम नहीं है तो उस केस में फार्मूला क्या है WL²/16। इस तरह आपने अगर शेयर फाइंड आउट करना है तो शेयर का अपना फार्मूला नीचे गिवन है 1.15 WL/2 और शेयर एट ऑल ऑफ द सपोर्ट्स क्या देगा WL/। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि स्लैब में 3 मोमेंट आएंगे। एक आपके पास पॉजिटिव मोमेंट आ रहा होगा, उसकी वैल्यू आप यहाँ से देख लेंगे। दूसरा आपके पास आ रहा होगा नेगेटिव मोमेंट आ रहा होगा। नेगेटिव मोमेंट के लेकिन दो टाइप्स के आ रहा होगा, एक आपके पास एक्सटीरियर सपोर्ट होगी मतलब यहाँ पे स्लैब एंड आ रही है, एक उस सपोर्ट पे आ रहा होगा मोमेंट, और दूसरा आपके पास दूसरी साइड जहाँ पे स्लैब सपोर्टेड होगी जिसे हम कहते हैं इंटीरियर, तो वहाँ पे आपके पास उसकी मोमेंट की वैल्यू आ रही है। जो दो नेगेटिव मोमेंट आ रहे होंगे दोनों साइड पे सपोर्टेड है, और एक आपके पास मिडिल में पॉजिटिव मोमेंट आ रहा होगा, 3 मोमेंट आ रहे होंगे। एक वैल्यू आप इन तीन में से सेलेक्ट करोगे, एक वैल्यू आप यहाँ से सेलेक्ट करोगे और एक वैल्यू आपके पास यहाँ से आएगी, तो यहाँ 3 मोमेंट की वैल्यू आपके पास पता चल जाएगी। और इसी तरह एट द एंड अगर अपनी शेयर वैल्यू पे फाइंड करनी है कि वहाँ पे बीम की शेयर आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो वहाँ पे आप इसकी वैल्यू यहाँ से लेंगे 4 मोमेंट्स की वैल्यू, इन मोमेंट्स की वैल्यू फार्मूला यहाँ से यूज़ करके आगे उस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो इसीलिए ये डायरेक्ट आपको मोमेंट फार्मूले गिवन होते हैं इसी कोड के अंदर। फिर जो थिकनेस की बात कर रहा था वो टेबल 9.5 ये है जिसमें लिखा हुआ है कि ये फर्स्ट जो है वन वे स्लैब
मेंशन है, जिससे हम बीम्स के लिए यूज करते थे। नीचे लिखा होता बीम्स के लिए, बीम्स और ड्रिप्ड वन वे स्लैब्स। ड्रिप तो वही है, मतलब कि मैंने आपको बताया जिसमें वाइड स्टोरेज है। लेकिन हमारी सॉलिड वन वे स्लैब्स हैं, तो उसमें अगर वो सिंपली स्पोर्टेड है तो L/20 हो जाएगा। वन एंड कंटिन्यूस है तो L/24, बोथ हैंड है कंटिन्यूस है तो L/28, कैंटिलीवर है तो L/10 हो जाएगा। और ये वैल्यूज आपके लिए किस लिए गिवन है, जब कंक्रीट की स्ट्रेंथ 4 psi हो या 40, और स्टील की स्ट्रेंथ क्या हो 60 psi हो। और अगर स्टील की स्ट्रेंथ अदर देन 60 psi है तो आपने इस फैक्टर से उसको मल्टीप्लाई करना। इसके अलावा जो स्लैब थिकनेस की प्रोविजन है वो क्या कहती हैं कि स्लैब थिकनेस की जो वैल्यू है वो आप हमेशा उसको राउंड ऑफ करेंगे। तो राउंड ऑफ किस में करेंगे, नेक्स्ट 0.25 इंच में राउंड करेंगे। अगर स्लैब की थिकनेस अप टू 6 इंच, मतलब आपकी 6 इंच से वैल्यू कम है, सपोज आपके पास वैल्यू आ जाती है 5.34, तो आप उसकी वैल्यू क्या कर देंगे 5.5 कर देंगे। अगर आपकी वैल्यू कुछ से ग्रेटर वैल्यू है वो 6.34 आ जाती है, तो उस केस में वो राउंड क्या हो जाएगी, नेक्स्ट हाफ इंच में राउंड ऑफ हो, तो वो वैल्यू क्या आ जाएगी 6.5 हो जाएगी। तो अगर 6 से वैल्यू कम है तो उसको राउंड ऑफ में कितना करना है 0.25 कीजिए। जैसे 3.25 आ जाती है तो उसको राउंड ऑफ क्या करेंगे 3.5 हो जाएगी। 3.54 है तो उसको भी राउंड ऑफ क्या करेंगे 3.75 हो जाएगी। इसी तरह अगर 6 से ग्रेटर वैल्यू आ जाती है थिकनेस की स्लैब आपके पास, मतलब यहाँ से आपकी थिकनेस वैल्यू आ रही है, ये लिखा हुआ है 9.5 या 6 फार्मूले के बाद। अगर इसकी वैल्यू आपके पास एच की वैल्यू 7.3 आ जाती है तो राउंड क्या हो जाएगी 7.5 हो जाएगी। इस तरह अगर 7.6 आती है तो राउंड किस में हो जाएगी 8 इंच में हो जाएगी। ये नहीं है कि 7.75 हो जाए। अगर 6 से कम है तो 1.25 इंच में या 1/4 इंच में, और अगर 6 से ग्रेटर है तो हाफ इंच में। बाकी कंक्रीट प्रोटेक्शन के लिए वही आपने 3/4 इंच बिलो मतलब क्लियर कवर आपने कट करना ही करना है। अगर आपको स्पेशल कंडीशन की बना तो फिर आपने इसे एक और का देखना है 7.1। और मोस्टली जो आप इसमें टिपिकल स्लैब में आप 1 इंच स्टील का भी एज्यूम कर सकते हैं अपने क्लियर, मतलब 3.5 तो 1 इंच भी आप उसमें एज्यूम कर सकते हैं। और जो स्पेसिंग बिटवीन द बार्स है, अगर वो जो बार है वो शुड नॉट एक्सीड 3 टाइम्स ऑफ द थिकनेस ऑफ द बार और 18 इंचेस, दोनों में से जो स्मॉल है उससे एक्सीड नहीं करनी चाहिए। और अगर टेम्परेचर एंड श्रिंकेज रेनफोर्समेंट है तो उसके इसमें क्या होता है, ये शुड नॉट एक्सीड 5 टाइम्स ऑफ द थिकनेस ऑफ बार और 18 इंच। और बार का साइज आपने इस तरह सेट करना है कि जो एक्चुअल स्पेसिंग है बिटवीन बार्स में वो शुड नॉट बी मोर देन 1.5 टाइम की स्लैब थिकनेस। मतलब स्लैब की थिकनेस जितनी भी है उसको अगर 1.5 से मल्टीप्लाई करें तो उससे ज़्यादा बार का साइज आपने सेट नहीं करना, वही आपकी कॉस्ट तो उससे बढ़ जाएगी। और फिर आपने वही है कि कॉस्ट एज्यूम करना है कि आपके पास जितनी भी हो आप स्ट्रेट बार यूज़ करें। स्लैब स्टील के लिए कट ऑफ बार या जिसे हम कहते हैं स्लाइसेस आप उसके अंदर प्रोवाइड यूज ना करें अनलेस के रिक्वायर्ड। आपको पता है कि एक बार की लेंथ कितनी होती है 40 फीट। मोस्टली स्लैब्स आपकी 40 फीट से बहुत कम है कभी एक्सीड करें, तो आपने यूज़ कितनी भी करनी है फुल स्पैन यूज़ करनी है स्लैब्स, अनलेस के अगर आपके पास फुट बार्स नहीं अवेलेबल तो तब आप उसमें मतलब कंडीशन में, लेकिन आप डिज़ाइन में फिर भी आप थ्रू आउट बार्स प्रोवाइड ही करें। उसके बाद आपके पास आ जाती हैं, ये तो आपके पास मेन इन्फोर्समेंट के लिए। दूसरा था आपके पास टेम्परेचर एंड श्रिंकेज इन्फोर्समेंट के लिए। तो उसके लिए क्या है कि आपके पास एडवाइजेबल है कि मिनिमाइज द श्रिंकेज विद द लो वाटर सीमेंट कंपैटिबल विद द रिक्वायरमेंट्स। मतलब आप वाटर सीमेंट रेशियोज की कम यूज़ करके मिनिमम श्रिंकेज जितना आप उसमें कर सकते हैं बिल्डिंग के अंदर, या कंक्रीट की कास्टिंग के दौरान, कंक्रीट की मिक्सिंग के दौरान, फिर उसके बाद उसकी पोरिंग के दौरान आप उसकी मॉइस्ट क्यूरिंग करें तो उसकी श्रिंकेज तो आप उसको रिड्यूस करें मिनिमम श्रिंकेज। क्योंकि स्लैब में अगर क्रैक आएंगे तो मतलब आपकी पूरी बिल्डिंग गिरने के चांस तो नहीं है, लेकिन फिर वो आपकी पूरी बिल्डिंग एक्सपोज हो जाएगी फिर। क्योंकि स्लैब फेल करेगी तो आपके पास क्या होगा, कॉलम पे भी स्ट्रेस ज़्यादा आ जाएगी, कॉलम पे भी लोड ज़्यादा आएगी। तो अगर कॉलम फेल करेगा तो फिर तो आपके पास पूरी बिल्डिंग भी फेल कर देगी। लेकिन जितने भी आप उसमें प्रिकॉशंस कर ले लें फिर भी चांस होता है कि उसके अंदर वहाँ पे उसके अंदर क्रैक्स आएंगे। उस क्रैक्स को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम उसके अंदर खुद अपनी तरफ से स्ट्रेस उसके अंदर स्टील प्रोवाइड करते हैं स्लैब्स के अंदर। उसे हम कहते हैं टेम्परेचर एंड श्रिंकेज रेनफोर्समेंट। टेम्परेचर श्रिंकेज क्यों कहते हैं कि स्लैब आपकी टोटली एक्सपोज होती है सन से,
और सराउंडिंग से भी, इसलिए हम इसे टेम्परेचर वहाँ पे जैसे आएगा तो इंक्रीज करने के चांसेस होते हैं, वहाँ पे टेम्परेचर की वजह से स्ट्रेसेस जनरेट होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं श्रिंकेज स्ट्रेसेस या थर्मल स्ट्रेसेस। तो उसको रजिस्ट करने के लिए हमें भी स्लैब प्रोवाइड करनी पड़ती है। और फिर उसका क्राइटेरिया क्या है कि वही है जो आपका 40 ग्रेड स्टील है, डिफॉर्म बार है, तो उसका वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0.002 टाइम्स एरिया ऑफ द ग्रॉस कंक्रीट एरिया, जैसे हम कहते हैं BH कहते हैं 0.00 बेस इंटू हाइट ग्रॉस कंक्रीट एरिया। 60 ग्रेड है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 0.0018, और अपार्ट फ्रॉम 60 ग्रेड कोई और वैल्यू है या 40 ग्रेड, उसके लिए फॉर्मूला ये हो जाता है। अब इसको ऐसे कोड के अंदर ये गिवन है टेबल 13-13.2, और ये आपका रेफरेंस आपको इसके 7.12 के अंदर भी गिवन है कि मिनिमम आपने इसके अंदर कितना प्रोवाइड करना है, इसका क्रॉस एरिया या मिनिमम टेम्परेचर कितनी आप इसके अंदर इन्फोर्समेंट प्रोवाइड करना है। तो मिनिमम इन्फोर्समेंट का वही है कि 5 टाइम्स ऑफ द थिकनेस ऑफ द स्लैब और मोर देन 80। और किसी भी केस में जो मिनिमम वैल्यू है टेम्परेचर एंड इन्फोर्समेंट की वो 0.0014 से कम नहीं होनी चाहिए। इन एनी केस आपने मतलब वैल्यू कुछ भी नहीं आ रही तो ये आपने 0.0014 आपने उसमें अगर इन्फोर्समेंट रेशियो प्रोवाइड करनी है सही टेम्परेचर के। आगे आ जाती है इसकी नेक्स्ट एग्जांपल, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी इस क्वेश्चन में या इसके कॉन्सेप्ट्स में ये जो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं, इसमें अगर किसी को कोई डाउट है, कोई चीज़ समझ नहीं आई, कोई नोटेशन तो पूछ लो। सब क्लियर है? फिर आप लेक्चर यहीं पेंड करते हैं। अब हम इंशाल्लाह के नेक्स्ट क्लास में एग्जांपल सॉल्व करेंगे, और साथ ही फिर हम वन वे हो जाएगी हमारी एग्जांपल, अगर क्लियर हो जाती है तो उसके बाद फिर हम इसको टू वे स्टार्ट करेंगे।